रशिया अभी एज ऑफ नाउ अभी तक 2021 में गाइडलाइंस आई थी और अभी 2025 है और अभी तक एनएमसी की गाइडलाइंस को रशिया फॉलो नहीं कर रहा है। So hey everyone, welcome back to my channel. Those who don't know me, my name is Kushi and I'm a first year VM student and I am currently preparing for NEET 2026 as a partial dropper. Also, I went for MBBS abroad after NEET 2021 and due to so many reasons apart from Ukraine-Russia war, I left Ukraine and came back to India and then gave my NEET exam again. ये वीडियो मैं आज क्यों बना रही हूँ अबाउट MBBS इन रशिया बिकॉज जब मैंने यूक्रेन से ट्रांसफ़र लेना था कि हमें एक ऑफ़र दिया गया था कि हम यहाँ से ट्रांसफ़र लेके दूसरी कंट्री में MBBS अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे थे एंड सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो ऑप्शन था उस टाइम पे वो था MBBS इन रशिया। एंड आज भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो MBBS अब्रॉड के लिए जाते हैं वो रशिया को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो रशिया में क्या क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, वो कोई आपको नहीं बताता है। एजेंट्स आपको ब्लर रखते हैं, आपको ग्रे एरियाज में रखते हैं, क्लियरली बातें नहीं बताते हैं। और ये बातें मैंने जब ट्रांसफ़र लेना था उस टाइम मैंने नोटिस करी हैं एंड आज भी जो स्टूडेंट्स मेरे दोस्त वगैरह जो वहाँ पढ़ रहे हैं उन्होंने भी मुझे इस बारे में बताया है। ठीक है, तो वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो MBBS रशिया अगर कोई करने जाता है तो हमारे क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं एज अ स्टूडेंट अगर हम MBBS रशिया से करने जाते हैं, वो कि क्या MBBS इन रशिया वर्थ इट है या फिर NMC की गाइडलाइंस को वो फॉलो करता है, या फिर हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जब हम रशिया के लिए MBBS करने जाते हैं, और अगर वहाँ का लाइसेंस हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि NMC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें वहाँ का लाइसेंस चाहिए अगर हम वापस इंडिया आना चाहते हैं तो। ठीक है, तो लाइसेंस किस तरीके से मिलता है, क्या एग्ज़ाम है, क्या क्राइटेरिया है, वो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि रशिया में इन्वायरमेंट कैसा है। देखो, हम सबको पता है कि अभी भी वहाँ पे वॉर चल रही है। 2021 में स्टार्ट हुई थी यूक्रेन रशिया वॉर और अभी तक चल रही है। तो रशिया पे क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका? देखो, जो यूक्रेन साइड है, जो वेस्टर्न साइड है, उधर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है। मेजॉरिटी इम्पैक्ट तो यूक्रेन पे ही है ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। ऑब्वियसली वॉर है तो इतना तो नहीं पता ना कि रशिया ही जीतेगा या यूक्रेन जीतेगा, तो वी डोंट नो। तो हमें नहीं पता कि अभी वॉर का क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो यूक्रेन साइड जो वेस्टर्न साइड है उसे अवॉइड करना अपना कॉलेज लेने के लिए। सेंट्रल और ईस्टर्न साइड अभी सेफ है और उधर बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है वॉर का, तो वहाँ आप अपना कॉलेज ऑप्ट कर सकते हो। उसके अलावा सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको इंडियन स्टूडेंट्स की रशिया में ही मिलेगी। ऑलमोस्ट 6 to 7,000 बच्चे हर साल जाते हैं MBBS रशिया से करने के लिए, और सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे। ये एक प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, और वहाँ पे आपको खाना आराम से, इंडियन खाना आराम से मिल जाता है, तो खाने की कोई दिक्कत नहीं है। वेजिटेरियन खाना आपको मिलता है और लो बजट है। ठीक है, लो, और सबसे अच्छा आपको जो इन्वायरमेंट मिलेगा वो रशिया में ही मिलता है। ऑलमोस्ट 25 to 30 लाख में आपका MBBS वहाँ से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये वहाँ के प्लस पॉइंट्स हैं। इसके अलावा देखो, वहाँ पे आपको MD की डिग्री प्रोवाइड होती है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। जो वहाँ की MD है उसी को यहाँ पे इंडिया में MBBS बोलते हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना कि MD क्या है। ठीक है, वहाँ पे MBBS को ही MD बोला जाता है। और वहाँ पे जो इंटर्नशिप होती है एज ऑफ नाउ पार्ट्स में होती है। एजेंट्स आपको बोलेंगे कि नहीं, आपको 12 मंथ्स का सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको 12 मंथ्स का। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इंटर्नशिप एक्चुअल में आपको 12 महीने की लगातार कराई जाएगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन इस टाइम पे ये है कि क्या वो NMC की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है रशिया। देखो, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, ये लोग अभी तक NMC की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रशिया के बारे में बात करेंगे तो रशिया अभी एज ऑफ नाउ अभी तक 2021 में गाइडलाइंस आई थी और अभी 2025 है और अभी तक NMC की गाइडलाइंस को रशिया फॉलो नहीं कर रहा है। 6 ईयर्स का कोर्स है रशिया में, जिसमें 12 मंथ्स की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। देखो, रशिया में क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है उसके बाद आपको 2 महीने की इंटर्नशिप कराई जाती है। उसके बाद आपका सेकेंड ईयर खत्म होता है और फिर आपको 2 महीने की इंटर्नशिप कराई जाती है। इसी हिसाब से 6 ईयर के बीच में आपको 2-2 महीने की इंटर्नशिप कराई जाती है और आपका 12 मंथ्स का इंटर्नशिप पीरियड खत्म हो जाता है। अभी एजेंट्स आपको बोल रहे हैं कि आपको 12 मंथ्स का लगातार वाला आपको एक सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करेंगे, तो वो एक फेक सर्टिफिकेट होने वाला है। अभी हमें नहीं पता है कि NMC उसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि हम सबको पता है कि वो फेक है। लेकिन अभी ये नहीं पता है कि NMC उसको एक्सेप्ट कर लेगी या नहीं करेगी। ठीक है, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वहाँ पे लाइसेंस किस तरीके से मिलता है, और मिलता है तो क्या वहाँ पे प्रोसेस रहता है मिलने का। तो देखो, जैसे यूक्रेन में हमारा क्रॉप का एग्ज़ाम होता था, क्रॉप 1, 2, 3, ठीक है, उसी तरीके से रशिया में गॉज एग्ज़ाम होता है। देखो, गॉज एग्ज़ाम रशिया का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है। ठीक है, जैसे इंडिया में आपके फाइनल ईयर एग्ज़ाम होते हैं, उसी तरीके से रशिया में जो आपका फाइनल ईयर एग्ज़ाम है उसको वहाँ पे गॉज नाम बोलते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। वो बस आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कराता है,
जो कि आपकी डिग्री से रिलेटेड है, उसका कोई मतलब नहीं है आपके वहाँ के लाइसेंस से। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा दैट इज़ रिलेटेड टू योर डिग्री, नॉट रिलेटेड टू द लाइसेंस। और एनएमसी ने जो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है, वो एनएमसी ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, दैट वी डोंट नो येट। ठीक है, तो अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एनएमसी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। और जो एजेंट आपको ये बोल रहा है कि ये जो गॉज एग्ज़ाम है जो कि इंग्लिश में होता है और ये आपका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, प्लीज़ अभी फ़ोन उठाओ और अभी उस एजेंट को ब्लॉक करो। ठीक है, जो भी एजेंट आपको ये बोल रहा है कि गॉज एग्ज़ाम वहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, प्लीज़ ब्लॉक दैट, प्लीज़ ब्लॉक हिज नंबर। लिटरली ये आपसे साफ साफ झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, ये वहाँ का सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करता है। अब अगर गॉज एग्ज़ाम वहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं है तो वहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम कौन सा है? देखो, वहाँ के लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को हम एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम बोलते हैं, जो कि वहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है रशिया का, जो आपको वहाँ पे एक डॉक्टर होने की लाइसेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये एज ऑफ नाउ रशियन में ही होता है। तो रशिया का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो कि एक्रेडिटेशन एग्ज़ाम है वो आज भी रशियन लैंग्वेज में ही होता है, एंड वी डोंट नो कि अगर वो इंग्लिश में कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आप MBBS अब्रॉड करने जा रहे हो तो इट इज़ अ गैम्बलिंग। ठीक है, आपको नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या होगा एंड आगे क्या क्या स्टेप्स एनएमसी लेने वाली है, और अगर उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपकी कंट्री रहने वाली है या नहीं रहने वाली है, तो इट इज़ प्योर गैम्बलिंग अगर आप MBBS अब्रॉड करने जा रहे हो तो। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ MBBS अब्रॉड इन रशिया? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अगर मान लो कि ये सारी बातें हमने ध्यान में रख ली और अगर हम फिर भी MBBS अब्रॉड करने रशिया चले गए हैं, या 2021 के बाद जो बच्चे अभी MBBS रशिया से कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या फ्यूचर रहने वाला है। देखो, जब आप जो मेरा बैच है 2021 बैच, जब मैंने अपना MBBS स्टार्ट किया था, आई वॉज इन 2021 बैच। ठीक है, तो जब वो बैच पास आउट हो जाएगा जो कि होगा 2027 में। ठीक है, तो 2027 में जब वो बैच वापस इंडिया आएगा अपनी डिग्री लेके, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेके, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश में हो जाए और उनको वहाँ का लाइसेंस भी मिल जाए, तो जब वो लेके आ जाएंगे तो फिर वो अपील करेंगे गवर्नमेंट से, एनएमसी से, कि हमारे पास हमारी डिग्री है और हमने लाइसेंस ले लिया है या नहीं लिया है। ठीक है, जो भी होगा फ्यूचर में, तो एनएमसी से और गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि हमें नेक्स्ट एग्ज़ाम देने दिया जाए। ठीक है, हो सकता है कि गवर्नमेंट मान ले उस रजिस्ट्रेशन नंबर को और उस लाइसेंस को, और हो सकता है ना माने, वी डोंट नो येट। ठीक है, 2021 वाला बैच जब निकलेगा वहाँ से 2027 में, तब हमें पता चलेगा आने वाले 2 साल बाद। तो अगर एनएमसी एक्सेप्ट कर लेती है, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेती है और आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देने देती है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, एक स्मूथ प्रोसेस आपका चलता रहेगा। लेकिन अगर नहीं करती है एक्सेप्ट, तो क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं? आप USMLE दे सकते हो। USMLE देने के लिए आपको US जाना पड़ेगा, और हम सबको पता है कि वेस्ट जो US साइड है वो रशिया से थोड़ा अभी इस टाइम पे उनके टर्म्स ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वीज़ा में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन मतलब ऐसे भी नहीं है कि बहुत दिक्कत आएगी, हो सकता है दिक्कत आए, हो सकता है ना आए। ठीक है, तो USMLE आप दे सकते हो, प्लैब दे सकते हो, AAMC एग्ज़ाम दे सकते हो, और फिर BHA का एग्ज़ाम दे सकते हो जो दुबई जाने के लिए होता है, और फिर बाकी आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम दे के बाकी कंट्रीज़ में भी जा सकते हो। तो ये आपका फ्यूचर रहने वाला है अगर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो तो, और अगर दे सकते हो तो फिर आप वापस इंडिया आ सकते हो। इसके अलावा जब आप कॉलेज देखते हो तो क्या क्या क्राइटेरिया आपको देखना चाहिए, और मैंने भी देखा था जब मैंने अपना ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने क्या क्या क्राइटेरिया रखे थे और क्या क्या आपको एक्चुअल में रखने चाहिए। देखो, अगर आप FMG पासिंग रेट को देख के अगर आप किसी कॉलेज को चूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल मत करो। ठीक है, FMG पासिंग रेट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कॉलेज आपका FMG एक बारी में क्लियर करा देगा। ठीक है, हर एक बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो FMG के लिए कितना पढ़ रहा है, अगर उसने सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, जैसे आप आकाश एलन में पढ़ते हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका नीट क्लियर हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर आप एक अच्छे FMG पासिंग रेट वाले कॉलेज में पढ़ रहे हो, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो FMG का एग्ज़ाम है वो एक बारी में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। उसके अलावा आप किसी ओल्ड कॉलेज में जाते हो, देखो बहुत सारे एजेंट आपको ये बोलेंगे कि बहुत पुराना कॉलेज है, World War II के ज़माने का कॉलेज है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है कि कितना पुराना कॉलेज है, हमें सिर्फ मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड हैं, वहाँ पे हमें मेडिकली सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही है, हॉस्पिटल कैसा है, उससे हमें मतलब है। कॉलेज कितना पुराना है उससे कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यही है कि किसी भी कंट्री में आप अगर एडमिशन ले रहे हो तो कॉलेज हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्लाइमेट का ज़रूर ध्यान रखना। रशिया में बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट भी हो जाता है, और जितना ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट होगा
उसी के साथ आपका फूड भी चेंज होता रहेगा। अगर आप बिल्कुल ठंडे इलाके में एडमिशन ले लोगे तो वहाँ पे आपको वेजिटेरियन खाना और उतना कम मिलता रहेगा, ठीक है। और वहाँ के लोग इस क्लाइमेट से लड़ने के लिए अल्कोहल का यूज़ करते हैं ऑब्वियसली, और आप लोग वो चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्लाइमेट का ज़रूर ध्यान रखना, बहुत ठंडा हो जाता है, ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है लिटरली, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, -20-30 में वहाँ टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि जो मेन सिटी है वहाँ पे 2-3 मेन सिटी है मॉस्को के अलावा, ठीक है। वहाँ से कितना डिस्टेंस है आपके कॉलेज का, जितना ज़्यादा कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी, उतने ज़्यादा पॉपुलेशन होगी और उतना ज़्यादा आपका पेशेंट फ्लो होगा हॉस्पिटल्स में, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप मेन सिटी के पास रहते हो ना, उतने ज़्यादा आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलेंगे। जितना आप आउटस्कर्ट्स में रहोगे उतना ज़्यादा आपको रशियन बोलने वाले लोग मिलेंगे, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है जहाँ पे इंग्लिश प्रेफर करते हैं वहाँ के टीचर्स। आप वहाँ के एजेंट से बात करोगे, आप वहाँ की यूनिवर्सिटी से बात करोगे, आप वहाँ के स्टूडेंट से जब बात करोगे, जब भी आप एडमिशन लेने जाओगे, तो आप ध्यान रखना कि आप स्टूडेंट से ज़रूर पूछो कि आपके जो टीचर्स हैं वो किस एक्सेंट में, किस लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। अगर वहाँ के टीचर्स इंग्लिश को प्रेफर करते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर रशियन को प्रेफर करते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आपके जो एजेंट जिसके थ्रू आप वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें होना चाहिए। एटलीस्ट उसका एडमिशन ऑफिस में एक मतलब एक खुद का एडमिशन ऑफिस यूनिवर्सिटी के आसपास होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होना चाहिए, ताकि वो जो भी दिक्कतें आएँ आपको डायरेक्टली उन चीज़ों को ठीक कर सके, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रोमिनेंट आपका एजेंट होगा उतना ज़्यादा आपको दिक्कत कम आएगी। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, किसी भी कॉलेज में जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, आपका एजेंट जितना अच्छा है, जितना प्रोमिनेंट है, जितना कम फ्रॉड करने वाला है, ठीक है, तो उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अब इन पॉइंट्स के अलावा अगर किसी को कोई भी दिक्कत है या फिर कोई भी चीज़ आप एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो, तो मैंने एक गूगल फॉर्म नीचे पिन किया है, आप उसको फिलअप कर सकते हो एंड देन आई विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू।